गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्पित अर्पित शर्मा और सुमन हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज से मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उस सीरीज का नाम क्या है? मिशन वर्दी। और इसमें हम लोग करेंगे क्या? मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं सारे पीवाईक्यूज ऐड करूंगा। ठीक है, कि पीवाईक्यू के सारे सेट लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा और आप फिर साथ में प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या आप इसी तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देखो, अभी रियल में जो इशू चल रहा है, ठीक है, वो इशू इस बात का है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव हैं। ठीक है, या फिर उनमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है या फिर आप सही कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। बस मैं यही पहले आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर आप इस चीज़ को कंपेयर करके देखिएगा कि आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप उनने उसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को 7611 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 रहता है। जब उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आप सबको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। आप लोग सिंपली क्या करते हो कि 59 सॉरी कि 59 लिखा, उसको डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर था, मतलब रिमाइंडर को 59 यानी कि नेक्स्ट नंबर से उसके रिमाइंडर को डिवाइड कर देते हैं, जो भी आ जाता है वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये बात आप सबको पता होती। जब मैं कहता हूं कि आप सबको ये बात पता है तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर ये 91 लिखा हुआ है, राइट? ये 91 है, ये 59 है। आपको पता है सिर्फ एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सीधे घटा के इसका आंसर लिख दूंगा। तो ये कैसे जाएगा? मैं घटाऊंगा कैसे? इसमें एक जोड़ा 92, इसमें एक जोड़ा 60, आंसर इज 32। समझ में आया? ठीक है, देखो, अगर मैं ऐसे घटाता मुझे टाइम ज्यादा लगता, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के अनुसार एक एक ऐड करके नीचे वाली चीज को इजी बना लिया, जीरो के टर्म में ले आया, तो वो घटाना बहुत आसान हो गया। ठीक है, इसमें टाइम भी बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 10% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद इतने रुपए की दर पर एक घड़ी बेचता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई घड़ी है, मान लो उसकी कीमत रही होगी कुछ, उस पर पहले हमने 10% की डिस्काउंट दिया, फिर उस पर 20% की छूट दी, अब उसके बाद जो प्राइस उसका बन के आया वो ये आया है। ठीक है, और अब हमें ये पूछ रहा है कि इसका पहले प्राइस कितना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका मान लिया कि एक्स था। ठीक है, कि पहले कीमत एक्स थी, इसका अंकित मूल्य कितना था? एक्स। अब एक्स था तो हमने पहले डिस्काउंट दिया 10%, तो 10% मतलब अब कितनी चीज बची? 9/10। इसके बाद क्या है, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/5। तो एक का डिस्काउंट 5 पर, तो बची कितनी? 4/5। अब ये बिक कितने की रही है? 2, 2, 4, 7, 8, 4। सॉल्व करते हैं इसको, बस हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 पंचे, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1, 1, 2, 3, राइट। अब ये आ गया 25, इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे। मैं 25 को जब भी मल्टीप्लाई कराता हूं तो उसको ऐसे 25 से मल्टीप्लाई नहीं कराता हूं, मैं उसकी जगह पर लिख देता हूं 100/4। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं 100/4 कर दूंगा, 100/4, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, सिर्फ मुझे 4 से भाग देना है, राइट? तो मैं 4 से भाग दे दूंगा। 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 0, 4 नहीं 36 और फिर 4 8 32। अब क्या बचा? 9, 9 से और डिवाइड करना है, 9 त्रिका 27 और एक जीरो, 9 एकम 9। ठीक है, फिर 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। जो ये 100 था इसका मल्टीप्लाई यानी कि जीरो रख देना है, यही आपका आंसर है। क्या है? 31220। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेशित समान धनराशि पर प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 205 है। आपको पता है कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो 2 ईयर का और 3 ईयर का डिफरेंस आपसे पूछता है। ठीक है, और उसके लिए फार्मूले चलते हैं। मैं फार्मूले नहीं कराता हूं। ठीक है, मुझे ये चीज, मैं इसको कैसे करता हूं आप देखना। मैं इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा गिवन होगा, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाता हूं 5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूं, फ्रैक्शन मतलब इसका परसेंटेज हटाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20। जितने साल के लिए पूछ रहा होता है उतने का मैं
यहाँ पर ऐसे स्क्वायर, या फिर अगर 3 साल के लिए होता तो क्यूब कर देता। और इससे जो मिलता है मुझे, जो कि 400 होगा स्क्वायर, इसी को मैं प्रिंसिपल कंसीडर कर लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? मूलधन। जैसे ही ये 400 प्रिंसिपल आ जाता है, अब मैं ट्री मेथड से, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इधर आगे चल के कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका अब मुझे 5% निकालता हूं, यानी कि 1/20, 1/20 इसका कर दूंगा तो ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, इसका CI 1 आ जाएगा। ये पहले साल का ब्याज होता है, ये दूसरे साल का होता है, मुझे तो ऑलरेडी पता है। जब दूसरे साल में पहले साल को घटाओगे, यही डिफरेंस क्या रहता है, CI और SI का, तो ये तो कट जाएगा, आपका 1 बचेगा। ये जो 1 है डिफरेंस, यही तो इन्होंने 205 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो हमें 1 की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 205। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 205 है तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 4 पंचे 20, राइट, 4 दूनी 8, यानी 82,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाउ इजी, कितना आसान है ये, राइट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जैसे है, तो मैं इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, पर मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, फिर आपको बताता हूं। तो ये 625 है, 625 रूट में है, तो बाहर निकलेगा कितना आएगा? 25। अब इसमें पूरे में ऐसे रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 96 + 25 होगा तो कितना आ जाएगा? 121, है ना, 121 आ जाएगा। 96, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, ठीक है, हासिल का 121 आ जाएगा। 121 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये माइनस में जाएगा, कितना? 11, माइनस में 11। अब इसका पूरे का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25 अंदर बचेगा, ये 25 बचेगा। 25 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 5 बाहर आया तो 5 41 में गया, तो अंडर रूट 36, 36 का रूट 6। अब ये चीज समझ में आ गई आपको? अब इसको देखो मैं कैसे करता, ठीक है, तो आंसर आपका 6 हो जाता। आपको ये चीज दिख रही है कि यहां पर ये ऐसे रूट लगा हुआ है, और यहां पर ये ऐसे पूरी वैल्यू रूट में हुई, ठीक है, पूरी वैल्यू रूट में। आपको दिख रहा है कि ये जो रूट है, तो रूट से पॉजिटिव की वैल्यू ही बाहर आनी है, रूट से पॉजिटिव की वैल्यू ही बाहर आनी। अब जब पॉजिटिव की वैल्यू बाहर आएगी तो वो फिर इससे माइनस होगी, तो माइनस होगी तो फिर इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर बाहर आएगा तो यानी कि 41 से छोटे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बाहर आएगा। तो 41 से जस्ट छोटा क्या होता है? 6, यानी कि 6 आएगा या फिर 6 से छोटा कोई आंसर होगा। तो आप ऑप्शन में देख लो फटाक से कि 6 या 6 से छोटा कौन सा है। तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात? कुछ था क्वेश्चन में? आई डोंट थिंक कि कुछ भी ऐसा है। पाइप ए, अगला क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न का है। पाइप ए टैंक को 105 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 63 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 42 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो तीनों पाइप क्या है? एक साथ खोले जाएंगे, ठीक है, तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? हमसे ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो पाइप को मतलब भरने में, हाँ, तो एक साथ जब खोले जाएंगे तो भरने में कितना समय लगेगा? आप जब भी इस मतलब यूपीएसआई है या कांस्टेबल है, तो इनमें जब भी आप क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, या फिर पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो इनमें या तो वो कैलकुलेशन में आपको राइमिंग देगा। राइमिंग का मतलब समझ रहे हो? राइमिंग का मतलब कि उसमें कोई एक टेबल कॉमन होगा, ठीक है, ताकि आपको एलसीएम लेने में या फिर डिवाइड करने में इजीनेस मिले, ठीक है। तो उनमें आपको राइमिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले उस राइमिंग को आप कैच करने की कोशिश करिए। अगर वो राइमिंग नहीं होगी तो फिर उसने उस क्वेश्चन को प्योर कैलकुलेटिव बनाया है। समझ में आ गई बात? तो या तो उसने उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वे में कैलकुलेशन दिखाई है, या फिर उसने प्योर कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश की। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जब आप देखोगे तो 3 पाइप हैं। क्या है? 3 पाइप हैं, ए बी सी। सी पानी निकालेगा, यानी कि इसकी इफिशियंसी जो आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। तो पहला वाला कितना है? 105 मिनट में, दूसरा वाला 63 मिनट में, चौथा वाला तीसरा वाला 42 मिनट में, ठीक है। ये 3 पाइप हैं, और ये तीनों पाइप मिलकर एक टंकी को भरेंगे जब तीनों एक साथ चलेंगे। तो अब क्या है, हमें इनका एलसीएम चाहिए होता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या है, मैंने बोला कि उसमें देखो कि कुछ राइमिंग मिल रही, क्या एलसीएम लेने में इजी होगा क्या? तो आप देखोगे कि ये दिख रहा है 21 पंचे 105, 21 तिरका 63, 21 दूना 42, यानी कि 21 इंटू 5, 21 इंटू सॉरी 21 इंटू 3, 21 इंटू 2, ये आपको दिख रहा है। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, तो हमें एलसीएम में क्या दिख जाएगा? 21 तो कॉमन है, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, इसको एज इट इज रखा रहने दो,
ठीक है, एलसीएम लेने में बहुत आसानी होगी। अब 105 से आप डिवाइड करेंगे, यानी 21 इंटू 5 हटा दो तो कितना बचा, इफिशियंसी आ जाएगी, कितना आ जाएगा 6। इसको हटा दोगे 21 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 15, सॉरी 15 नहीं आएगा, 21 इंटू 3 हटाओगे तो 10 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 हटाओगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये इफिशियंसी कैसी है, माइनस में। अब बोल रहा है कि अगर तीनों पाइप खोले जाएं, तो तीनों पाइप खोले जाएं तो मतलब क्या होगा कि तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके रिजल्टेंट आपकी इफिशियंसी कितनी बनेगी, 10 6 16, 16 माइनस 15 1, यानी एक इफिशियंसी से ये भरी जाएगी। ये टंकी का मतलब क्या होता है, इसकी टोटल कैपेसिटी ये रहेगी, इतना काम करवाना पड़ेगा। और इसको अभी हमने मल्टीप्लाई करके नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी रहे। तो एक से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, तो आप सिंपली कुछ नहीं, बस यही आंसर है हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 नहीं 15 दूना 30, 30 इंटू 21, 21 तिरका 63, 630, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये देखने की कोशिश करिए इन क्वेश्चनों में कि क्या एलसीएम लेने में उसने कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश की है क्या, बस इतना ही। और नहीं की है तो थोड़ा सा स्लोली जाओ और कैलकुलेशन को सही तरीके से करो। समझ में आ गई बात। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल हैं, ठीक है। प्रथम गुणवत्ता वाला 725 लीटर, द्वितीय गुणवत्ता वाला 783 लीटर, और तीसरी गुणवत्ता वाला जो है वो 812 लीटर का है। समान आमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या, ये जैसे ही वर्ड आता है तो आपको पता चल जाता है कि एचसीएफ लेना है। क्या करना है, एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो जैसे ही एचसीएफ लेना है तो हमें पता चल गया, तो पहले हम एचसीएफ ले लेते हैं। क्या, 725, दूसरी कितनी है 783, तीसरी कितनी है 812, 812, ये तीन, यानी 725 लीटर, 783, 812 लीटर। अब इन तीनों को हमें फिल करने वाला एक, मतलब एक बोतलों की हमें संख्या निकालनी है, लेकिन उसके लिए पहले एक इक्वल पैमाना चाहिए। समझ में आया कि 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर कितना इक्वल पैमाना बनेगा। तो इक्वल पैमाना का मतलब लोएस्ट, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इनमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा ऐसा टेबल होगा जो हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, जो इन सबको काट सकेगा, राइट। तो इसको एचसीएफ में हम ऐसे नहीं करेंगे कि 725 लिखा और फिर 783 लिखा और डिवाइड करना चालू किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे भाई, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसका इसका डिफरेंस देखेंगे और इसका इसका डिफरेंस देखेंगे, जो डिफरेंस लोएस्ट होगा वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें घटाना चालू करते हैं। अब एक चीज देखना आप, फिर आप इसको ऐसे घटाओगे, मैं नहीं घटाऊंगा, 700 से 700 चला गया, 83 में से 25 घटाना है, मैं क्या करूंगा 83 में 5 जोड़ दूंगा तो 88 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ दूंगा 30। अब आप घटा लो तो कितना आ गया 58। बताओ ये आसान है कि नहीं है, 58 आ गया। अब इसमें से घटाना है तो ये आप देखो कि ये 800 तक जाएगा, तो 800 से ये कितना कम है 17, 800 से कितना ज्यादा है 12, तो ये कितना बन गया 29, यानी यहाँ 29 बन गया, यहाँ 28 बन गया। तो मैंने कहा जो डिफरेंस कम होगा वही आपका एचसीएफ हो गया, तो 29 आपका एचसीएफ हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम संभावित संख्या बोतलों की, यानी कि हमें ये देखना है कि अगर इसको अगर हम भरें 29 पर लीटर के हिसाब से, यानी एक बोतल की अगर 29 कैपेसिटी बने तो ऐसी कितनी बोतलें बनेंगी, टोटल लगेंगी हमें। तो हम पहले 725 वाले को भरेंगे, कितना 29, ये पहली वाले की आ जाएगी बोतलों की संख्या, दूसरे वाले की 783 बटे 29, ये दूसरे वाले की बोतलों की संख्या आ जाएगी, तीसरे वाले की 812 बटे 29, ठीक है, ये तीसरे वाले की बोतलों की संख्या आ जाएगी। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो 29 दूना 58, 58 इसमें लेस करोगे तो कितना आ जाएगा। अब ये 58 देखो लेस करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने क्या किया, इसको 74 बनाया, उसको 60 बनाया, 58 को 60 किया, इसको 74 कर लिया। तो आप 74 में से 60 घटाओगे तो 14 आपको दिख रहा है, तो 14 और फिर ये 5 145, तो 29 पंचे 145, 29 से फिर करेंगे 29 दूना 58, ठीक है, तो ये पूरा पूरा 20 बच रहा है, ठीक है ना, और ये फिर 3, तो 29 सत्ते 203 है ना, तो ये इतना आ गया। फिर 29 दूना 58, ठीक है, 58 के बाद इसको मैं फिर 58 को 60 कर दूंगा, इसको 83 कर दूंगा, तो इसको 83 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 23, 29 अट्ठे 232 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ लो, यही आपकी बोतलों की संख्या बन जाएगी। तो अब इसको मैं कैसे जोड़ूंगा, मैं तो ऐसे जोड़ूंगा 25 + 2, 25 + 3, 25 × 75, 5 80। समझ में आया। देखो छोटे चेंजेस आपको लग सकते हैं, लेकिन ये छोटे चेंजेस जो होते हैं ना, ये फ्लुएंसी बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं, एनर्जी बहुत सेव करते हैं, फ्लुएंसी बहुत अच्छी रहती है,
एक्यूरेसी हाई हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी चीज़ों से बहुत बड़े तरीके से डील नहीं करना पड़ता है। बिलीव मी, आप भी करके देखिएगा। यदि 21-50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 17-20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। आप इसको चाहो तो सिंपल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, जैसा बोला है बस वैसा कर दो। कैसा कि 21-50 वस्तुओं का सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, ये क्या है लागत मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, ठीक है, बराबर है किसके 17-20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 17-20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब यहां पर करोगे क्या, आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लोगे, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है, कि चीज कितने में खरीदी कितने में बेची, बस उसी में हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सीपी बाई एसपी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17-20 बटे इसको उठा के लाएंगे तो नीचे आ जाएगा 21-50, है ना, काट देंगे। अब इसके बाद में हमें इस चीज को देखो, ये कटने के लिए मतलब इतना आसान नहीं है, मतलब कोई 2 4 5 7 ऐसे 15 अंदर से कट नहीं रहा है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप क्या करो कि उसमें से कोई भी एक नंबर उठा लो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, और वो जिस नंबर से कट रहा हो पहले उस नंबर से उसको काट दो। तो हमने इसमें साइड में लिख दिया 215 डिवाइड बाई 5, 5 को 20, 5 3 15। अब ये देखो मिल गया, ये क्या है, ये आपका क्या है प्राइम नंबर, इसी वजह से ये आसानी से कट नहीं रहा था। तो अब 43 से काट देंगे, 43 पंचे, ये 43 से जाएगा 4 3 12, 4 बार जाएगा, ये 4 बार। अब आपको मिल गया 4/5 का रेशियो, किसका, सीपीएसपी का, मतलब 4 में चीज खरीदी 5 में बेची तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4, मतलब 1/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो परसेंटेज में कितनी होती है, 25%। ये तो पता ही होगा, इसमें नहीं पता है तो 1/4 में 100 का मल्टीप्लाई करा दो आप, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पर ये फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 130 प्रति केजी की दर पर 350 केजी चावल खरीदे। वह कुल मात्रा के 90% भाग को 190 केजी की दर पर बेच देता है। 90% लाभ प्राप्त करना है उसे, और शेष मात्रा के को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए वो 90% होना चाहिए। 90% किस पर, भाई आप जो जितने में चीज खरीद के लाए हो उसी का तो 90% प्रॉफिट चाहोगे। हम इतने में चीज खरीद कर लाए हैं, इसका 90% हमें चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो ये 350 केजी दिया है इसका हम यूज नहीं करेंगे। अगर इसका हम यूज करेंगे ना तो हमें कैलकुलेशन बहुत इसकी मतलब बहुत बूस्ट कर जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, और फालतू में टाइम और गलतियां दोनों होंगी हमसे, ठीक है, टाइम भी लगेगा गलतियां भी होंगी। तो हम इसमें रेशियो दे रखा है, देखो कुल मात्रा के 90% भाग को इतने पर बेचता है। तो यानी कि वो 2 भागों में डिवाइड करता है और उसने 2 भाग की वैल्यू बता दी, क्या, 90% और 10%, ठीक है। हम इसमें से जीरो को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9:1 का, क्या बन जाएगा, 9:1 का, 9:1 के रेशियो में चीजों को डिवाइड करके बेच रहा है। रिजल्टेंट क्या है, 10 केजी, इसी को हम केजी में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब 9 पर कितने को बेच रहा है, 190 रुपए के हिसाब से। इस पर कितने में बेच रहा है, तो वही उसने पूछ रखा है, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि x रुपए में बेच रहा है, ठीक है। देखो x से इतना अफेक्टेड मत हुआ करो, बस ये केवल इतना दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो अभी पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। तो a रखो, x रखो, m रखो, n रखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये 10 केजी क्या है, ये 10 क्या बनेगा, यानी 130 रुपए के हिसाब से टोटल क्वांटिटी 10 हम लेकर आए, और हमें इस पर प्रॉफिट कितना चाहिए, 90%, तो मतलब 19/10 का प्रॉफिट चाहिए। मल्टीप्लाई करा के रख लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा आपका 19 मैया 171, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू एक्स ही हो जाएगा, बराबर। अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 10 भी तो आएगा, 10 केजी के हिसाब से है, तो ये 10 से तो 10 कैंसिल आउट, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कराना है। 19 को 38, 19 का 57, 7 0, 19 से कम 19, 1905 24, यानी कि 2470 एक्स। अब इसको डिवाइड मतलब माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। अब इसको जैसे आप माइनस करोगे तो मैंने ये क्या देखा कि ये 2000 से कितना कम है, 2000 से 290 कम है, ये 2000 से कितना ज्यादा है, 470 ज्यादा है, बस आंसर हो गया। 9 7 16, 4 2 6 1 7, 760 इज योर आंसर। समझ में आया। देखो ये सब हैबिट की बात है कि आपको कोई बताए कि ऐसे भी प्रैक्टिस की जा सकती है तो आप करने लगोगे, बस इतनी सी बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत बेनिफिशियल होगी, और ये सच में इंप्रूवमेंट लेकर आएगी और आपका सिलेक्शन भी करवाएगी। और ये इसीलिए मैंने इसका नाम मिशन वर्दी रखा भी है।
आपको समझ में आ जाएगा। आप 4-5 वीडियोस करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू ये। इन क्वेश्चनों में बस इतना याद रखो कि पाई की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, अगर दे रखी है तो वही रख दो, अदरवाइज आप 22/7 कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2πr², 2πr², 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा 3.14, इस r की वैल्यू कितनी 60 इंटू 60, ये हो जाएगी r की वैल्यू। अब ये 2 पॉइंट है, ये मतलब 2 अंकों बाद ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको हटा देंगे और ये 2 जीरोज हटा देंगे। अब मल्टीप्लाई कराना है, एक बार 12 का करा लेते हैं, एक बार 6 का करा लेते हैं। 12 का कराते हैं, 12 चौको 48, 4 आ गया, 12 कम 12 4 16, 1 आ गया, 12 3 36 और 1 37। अब 6 का और मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या यूनिट से आ रहा है आंसर, नहीं, 3 डिजिट उसने रखे, तो इसका मतलब वो आपसे मल्टीप्लाई करवाना चाहता है। तो 6 और 48, 4 हो गया, 6 36 4 40, फिर 4 हो गया, 6 7 42 4 46 और 6 का 18, 18 4 22, 22 इज योर आंसर, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है, अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में गोपी 96,000 के साथ उससे जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया। देखो क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया है, ठीक है। तो गोपी इस व्यापार से कितने महीने बाद जुड़ा, ठीक है। तो आपको ये चीज पता हो कि इसमें हम प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, और वो प्रॉफिट का जो रेशियो आता है वो कैसे आता है कि किसी व्यक्ति ने कोई पैसा कितने समय के लिए लगाया है, समझना। जैसे 2 लोग हैं तो उनका पैसा कितने समय के लिए लगा, दूसरे वाले का पैसा कितने समय के लिए लगा, यही जो रेशियो निकल कर आएगा यही उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो हो जाएगा, और इसी रेशियो में हम उनका प्रॉफिट शेयर कर देंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है। चल तो देखते हैं 32 के किसने लगाया, अजीत ने। अब 2 ही लोग हैं, ये तो याद ही रहेगा आपको, के मतलब 1000, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं मैं। और इसके बाद में गोपी, गोपी ने कितना लगाया 96 के, कितना लगाया 96 के। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1:3, 32 तिरका 96, ठीक है। तो ये 1:3, ठीक है, 1:3 आ गया। अब इसके बाद में उसने हमें बोल रखा है कि प्रॉफिट का जो शेयर है उनके वो 1:1 है, कितना है 1:1। अभी ये क्या है, इनकी मनी का रेशियो है, प्रॉफिट के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो ये कितने समय के लिए रहा है, तो अजीत ने शुरू किया था और हमें गोपी वर्ष के अंत में, तो यानी कि 1 साल तक ये प्रोग्राम चला है। तो ये 12 महीने के लिए टिका, ये कितने महीने के लिए टिका यही हमसे पूछ रहा है शायद, तो इसका हमें पता नहीं। लेकिन आप एक चीज देखो कि ये 1:1 कैसे आएगा, इसका मतलब है कि यहां की जो भी वैल्यू आएगी वो यहां की वैल्यू से कट जाएगी और तभी 1:1 का रेशियो आएगा। तो आप देखो कि यहां पर अगर 12 बन रहा है तो इसका मतलब है यहां पर भी 12 बनेगा। तो यहां 12 कैसे बनेगा, जब x की जगह पर 4 होगा, राइट, जब x की जगह पर 4 होगा तभी 12 बनेगा। तो इसका मतलब है क्या है, x की वैल्यू 4 है, यानी कि गोपी ने 4 महीने के लिए सिर्फ पैसा लगाया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो गोपी इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा। देखो इसमें 2 ही क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बन सकती, कितने महीने के लिए पैसा लगाया या फिर कितने महीने बाद जुड़ा। तो दूसरी वाली इसने पूछी 4 महीने के लिए अगर पैसा लगाया, 1 साल तक व्यापार चला, तो कितने महीने बाद आया, 12 - 4 8, ये हो गया आपका आंसर। कोई डिफिकल्टी किसी को, अगर एक बार में ना समझ में आए तो इसको 2-3 बार रिपीट करके आप देख लेना, जो भी क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रॉब्लम करे उसको 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एपी का क्वेश्चन आ गया है, उस समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 15वां और 11वां पद क्रमशः इतना इतना दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए योगफल, हमें क्या चाहिए योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है, राइट। तो हमें क्या क्या चाहिए, इसमें a चाहिए, d चाहिए, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है
सपोज करो सीरीज है 2 4 6 8, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इसमें डिफरेंस कितने का है, 2, डिफरेंस कितने का है, 2, डिफरेंस कितने का है, 2 का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये निकालने के लिए हम बहुत ज्यादा फार्मूलेज नहीं लगाएंगे। कैसे, देखो इसमें 15वां जो पद है, 15वां पद, ठीक है, वो दे रखा है हमें कितना, 24.25, ठीक है। इसके बाद में 11वां पद हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 20.25। अगर आप इसमें से घटा दो इसको तो क्या आएगा, 4 पदों का डिफरेंस आएगा, 4 पदों का डिफरेंस आएगा। यहां से कितना डिफरेंस आएगा, 4, यानी कि एक पद में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ एक का हो रहा है, यही वैल्यू है डी की। यानी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो डी है वो कितना है, 1। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ए कैसे आएगा, तो आप देखो कि अगर ये 11वां पद है, 11वें से अगर हम पहले पद पर जाएं, किस पर जाएं, पहले पद पर, तो कितने टर्म पीछे जाना पड़ेगा, 10 टर्म पीछे जाना पड़ेगा। 10 टर्म पीछे जाएंगे तो एक टर्म में कितना कितना कम होगा, 1, 10 टर्म में कितना कम होगा, 10, यानी इस वैल्यू में 10 कम हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 10.25। ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। क्या आ गई, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मिल गई, डी मिल गया, रख देते हैं। कितने पद हैं, 19 पद, 19/2, 2a, 2 का मल्टीप्लाई करके मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 20.5 यानी 20.5 प्लस एन की जगह पर 19 रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 19 माइनस 1 18, 18 में डी क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 1 वही रहेगा, तो क्यों रखें, हटाओ। ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 19/2, और ये अंदर कितना आ जाएगा, 20 और 18 38, 38.5। अब 2 का आप मल्टीप्लाई पहले मत करना, वरना ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। पहले आप 19 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके बाद में 2 से डिवाइड कर लेना, इट वुड बी इजी। और ना की ना है तो आप करके देखिएगा इसको। 19 पचे 95, 9, 19 अट्ठे 152 और 9 161, हासिल 16, 19 तिका 57, तो कितना आ जाएगा, 7 6 13 और 5 1 6 7, एक के पहले पॉइंट लगा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 365। पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शुरुआत से उसने दे ही रखा है। वैसे तो 36 ही केवल निकालते तो भी आंसर बन जाता हमारा। समझ में आ गई बात, आप देखो कितनी मिनिमम कैलकुलेशन की है मैंने, समझ में आ रही बात। चलो ठीक है, अभी राइटिंग का थोड़ा सा हो सकता है, पर मैं इसको और साफ सुथरा लिखूंगा ताकि आप इसी एनोटेशन को अच्छे से यूज कर सको, ठीक है। चल, बोल रहा है आज मंगलवार है तो 86 दिन पहले क्या था, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। कैलेंडर में आपको अच्छे से याद होगा कि 7 डेज की साइकिल चलती, 7 डेज की साइकिल क्यों होती है, क्योंकि सपोज करो आज संडे है, तो 7 दिन बाद अगर हम आगे जाएंगे तो हमें फिर संडे मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हर 7 दिन में रिपीटिशन आ जाता है, हर 7 दिन में रिपीटिशन, इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं हर जगह, ठीक है। तो आज क्या है, ट्यूसडे। तो पूछा 86 दिन पहले क्या था, पहले ही पूछा है ना, हाँ पहले क्या था, 86 डेज। तो हम देखते हैं कि यहां से यहां तक आने में उसने 7 डेज की साइकिल के हिसाब से क्या चेंजेस लाया। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 प्लस 2 दिन का जो रिमाइंडर आया वो 2 दिन, यानी ये 2 दिन आगे बढ़कर आया है। 12 तो इसमें हो गए आपके साइकिल, तो साइकिल में तो कोई फर्क पड़ना नहीं। 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो ये 2 दिन इसको वापस ले जाओ, आपका दिन मिल जाएगा। तो 2 दिन, पहला दिन तो ट्यूसडे गया, दूसरा दिन आपका सोमवार यानी कि मंडे गया, तो आपका क्या बचा, संडे। यही आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। 7 वर्षों के लिए 21% वार्षिक ब्याज दर से 21,350 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन निकालिए। हमें क्या चाहिए, मिश्रधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयर, ये ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाता था कि 5% के हिसाब से 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इसको अगर मैं बोलूं कि सिर्फ परसेंटेज के टर्म में ही रखो, तो आप 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे। मैं फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है, आप परसेंटेज से इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 5% एक साल में मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 25%, राइट। अगर मुझे पूछे कि 5 साल का मिश्रधन कितना बनेगा परसेंटेज की फॉर्मेट में, तो मिश्रधन हमेशा 100% होता है, 125% आपका मिश्रधन बन जाएगा, खत्म काम।
समझ में आई बात? बस मैं यही करता हूं। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या है, 7 ईयर है, 7 ईयर, ठीक है, कितना, 21% के हिसाब से, 21% के हिसाब से, तो 7 ईयर 21% के हिसाब से कितना बन जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, 147%। अब हमें चाहिए मिश्रधन, तो 100% आपका होगा प्रिंसिपल, कितना बन गया, 247%। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो आप परसेंटेज में करते थे कि 2000 का 5% निकालो, 2000 का 20%, 25%, 50%, सेम वही करना है। क्या, 2135 का 247% निकालना है। 247 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो को बचा के रखना, पॉइंट मत लगाना, लास्ट में लगाना, उससे क्या होगा कि आपको पॉइंट डिस्टर्ब नहीं करेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। कितने डिजिट में काम हो जाएगा अपना, भाई पूरा मल्टीप्लाई करवाएगा ये, ठीक है। चलो करते हैं। 7 पना 35 हासिल 3, 7 त्रिका 21, 3 24, 2 7 दूने 7 एकम 7 2 9 और 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 4 से करेंगे 20, 12 2 14, 4 एकम 4 1 5 और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 2 से करेंगे 0, 6 1 7 और ये 2, बस इतना ही रखो, लास्ट वाले को 2 से कराने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा उसके बाद। 5 4 9 4 13, 5 और 9 7 16 1 17, ठीक है। 8 2 10 11 1 12, ठीक है। तो ये 2 तक रखते हैं, एक के बाद पॉइंट ये 0 लगेगा, तो यानी कि 2734, किसी में आ रहा है 2734, ये है। मिल गया आंसर आपको, समझ में आया? कितना कैलकुलेटिव था, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तब भी आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बच जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का है आई थिंक। क्या दे रखा है, ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, एक ये ब्रैकेट है, ये, और फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और ये ब्रैकेट नहीं है, ये एक ये ब्रैकेट है, यहां से ये छूट गया है, ये ऐसे ब्रैकेट है ना। अब करना क्या है कि ये एक नंबर गिवन है, इसका रूट लेना है, फिर डिवाइड करना है किससे, ये एक नंबर है, इसका रूट लेके इससे डिवाइड करना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। और आप एक चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा सा भी गौर करो, ये देखो नंबर सेम है, डिवाइड ही कराना है, सेम सेम सेम। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, दूसरे ब्रैकेट में वही नंबर रिपीट कर देंगे, खत्म काम। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना कितना आ रहा है, 38 44 किसका रूट होता, 38 44 का रूट क्या होता है, 38 44 का रूट 62 होता है। अगर नहीं आता है निकालना तो मैं इसका तरीका बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। 38 44 का कितना होता है, 62, ठीक है। अच्छा मुझे कैसे आइडिया है, जैसे 16 का होता है 40 96, ठीक है, 16 का क्यूब 40 96 होता है, तो वो 64 के आसपास, 64 का स्क्वायर भी बन जाता है वो, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा अंदर, और वैसे भी मुझे थोड़ा सा याद भी है, ठीक है। तो ये 6.2, ये क्या हो गया, 6.2 डिवाइड बाई, ये एक ब्रैकेट में है, और मैंने बताया कि एक ही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दूसरे में रिपीट कर देंगे, लास्ट में बस हो जाएगा। 6.2 डिवाइड बाई, ये तो 31 का होगा, तो 3.1 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 3.1, और इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है। अब ये किसका होगा, ये 9.3 का होता है, 93 का होता है, आप चाहो तो निकाल लेना, ठीक है। 9.3 का ये स्क्वायर होता है, डिवाइड करेंगे 3.1, फिर आ जाएगा 9 9 से 61 ही है, 3.1 ब्रैकेट क्लोज इनटू, दूसरे ब्रैकेट में मैंने बताया कि रिपीट हो रही सेम वैल्यू, तो हम वही वैल्यू रख लेंगे, समझ में आया? अब इसको डिवाइड करते हैं, 31 दूना 62, 31 तिरका 93, तो पहले ब्रैकेट में क्या आ गया, 2 इंटू 3, तो अब वही सेम वैल्यू रिपीट कर देते हैं दूसरे ब्रैकेट में, यानी कि 2 इंटू 3, तो आंसर क्या आ गया, 6 6 36। समझ में आ गई बात? चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 22 66 44 को किस न्यूनतम संख्या से घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। अब हमें, अब इस क्वेश्चन को आप ये नहीं कि सीधे 16 से डिवाइड करने लग जाओ, मत करो, आपको 16 की डिविजिबिलिटी पता है, इसीलिए तो भाई बताई जाती है। 16 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करके देख लो 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट के 4 डिजिट उठाते हैं, 6 6 4 4, इवन दैट क्वेश्चन पेपर में आप यहीं से डिवाइड कर लो सीधे, 16 चौको 64, ठीक है, 2 बचेगा, 16 एकम 16, 24 में से 8 84, 16 50 80, 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर आया, तो जो रिमाइंडर आया उसी को आप घटा दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो फिर भी मैं करके दिखा देता हूं, इसको आप 16 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 16 चौको 64, 64 आएगा, ठीक है। तो घटाओ कितना आएगा, 2, 4 आ जाएगा, 16 16 एकम 16, 16 से घटाओ कितना आएगा, 8, 4 उतार लेंगे तो कितना आएगा, 80। अब 80 से घटाओगे तो ये 4 रिमाइंडर आ गया,
ये जो 4 रिमाइंडर आ गया है इसी को तो ही खत्म करना है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप कह दोगे कि 16 से पूरा नंबर कट जाएगा, यानी इसका मतलब है इसी 4 को आप घटा दो। अब इसमें जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन की, वो क्या बनती है? वो बोलता है कि 16 से विभाज्य घटाया जाए। उसमें बोल देता है कि जोड़ें क्या क्या जोड़ें 16 से भाग देने पर इस नंबर को 16 से भाग दिया जाए, और फिर क्या जोड़ें कि हमारा आंसर जो है वो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप इस चीज को देखिए कि 16 से अगर इसको हमें डिवाइड करवाना है तो कितना और जोड़ें कि एक बार कम से कम और चला जाए। तो आप इसमें 12 और जोड़ दीजिए। क्या करें? 12 जोड़ दीजिए। तो हमें 12 जोड़ना पड़ रहा है ना, तो आंसर 12 हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना इस बात से, मैंने बता दिया है, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दो आप। ठीक है, ना समझ में आ रहा हो तो इन केस। वैसे आ जाएगा इसमें, ऐसा कौन सा हार्ड या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 केजी है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट एवरेज का हर एग्जाम में, आपके यूपी कांस्टेबल हो या एसआई हो, बहुत पूछा जाता है। और इसमें सिंपली यही करना होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के हिसाब से। आपने 121 लिखा, 72 लिखा, बस आपका आंसर आ गया। अब बताओ कैसे? देखो, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एवरेज कहता है, एवरेज की फिलॉसफी क्या है? एवरेज कहता है कि हम सबके साथ या तो न्याय करेंगे या तो अन्याय करेंगे। अगर उसने बोला कि एवरेज में एक बढ़ा, किस में बढ़ा? एवरेज में, तो इसका मतलब है जितने भी यहां मेंबर रहे होंगे सबको एक एक इंक्रीजमेंट मिलेगा, सबको एक एक इंक्रीजमेंट मिलेगा। समझ में आई बात? अगर उसने बोला कि एवरेज में एक घटा, तो इसका मतलब है कि सबको एक एक घटेगा, हर जितने भी मेंबर होंगे उन सब में एक एक घट कर आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसी चीज को अप्लाई करके देखो आप कैसे। कितने प्लेयर थे? 121। ठीक है, एक मैनेजर आता है या एक पर्सन आता है, एक पर्सन आता है, और उससे पहले जो एवरेज था वो आपका 71 था। एक पर्सन आके इसमें शामिल होता है और उसकी वजह से क्या होता है? एक एवरेज बढ़ जाता है। अब जब मैंने बताया एवरेज एक बढ़ा तो कितना हो गया? 72। तो इसका मतलब है कि इसने इन सबको भी एक एक बांटा होगा, एक एक इन सबको भी बांटा होगा। यानी एक एक अगर इन सबको बांटेगा तो टोटल में कितना बांट देगा? 121। यानी कि ये पर्सन एक तो 72 एवरेज कर दिया उसने, जो कि अभी अगर एवरेज 72 है तो इसका मतलब क्या है? सबके पास 72 72 है, तो यानी उस पर्सन के पास भी 72 है। लेकिन उस पर्सन के आने की वजह से बाकी सबको 121 बांटने पड़े, तो ये उठा के वापस ले आओ 121। तो इसका मतलब है कि उसका वजन कितना रहा होगा? इतना रहा होगा। एक तो 72 उसका प्रेजेंट में, 121 उसने बांट रखे थे जो हमने वापस मंगा लिए, ये उसका है वजन 193729। ठीक है, समझ में आ गया? अब कभी कंफ्यूज नहीं होगी। मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना होने पाए इस नंबर को एज इट इज रखता हूं, क्योंकि जितने पर्सन थे उतने ही वो बांटेगा। ये हो गए बांटे हुए नंबर। अब नया एवरेज क्या बन रहा है? अब वो बोल रहा है कि औसत वजन 71 केजी, प्रबंधक आ जाए तो औसत एक एक बढ़ा है, औसत 71 से 72 हो गया, यही उसका वेट है। अगर ये एक की बजाय 2 बढ़ा दे, 3 बढ़ा दे, तो आप यहां पर 73 कर दो, 74 कर दो, बस आंसर हो गया। इस नंबर से खिलवाड़ मत करो, जितना एवरेज बढ़ा रहा हो वो बढ़ा के इसमें ऐड कर दो, बस हो गया आपका काम खत्म। कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें मैंने आंसर नहीं मार्क किया, 193 है ना। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भाई उसके लिए ज़्यादा सीरियस मत हो जाना। ठीक है, अगर कुछ होगी तो मैं इंप्रूव कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। एक यात्रा को 33 घंटे में पूरा करती है कौन? एक मैं कह रहा हूँ, क्यों क्यों एक यात्रा को 33 घंटे में पूरा करती है? वह यात्रा के पहले आधे भाग को 30 की स्पीड से, दूसरे आधे भाग को 36 की स्पीड से, और यात्रा की कुल दूरी, हमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, आप सिंपली एक चीज समझो, स्पीड स्पीड 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। स्पीड का अगर आप एलसीएम लोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस को यानी एलसीएम को जब आप इस स्पीड से इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। बस इतना ही करना है। अब इसी से कैसे कर दूंगा मैं बताता हूं। एलसीएम लेंगे तो 6×36, 6×6, यहां पर 6×5, तो यहां तो 2 6 तो आ ही जाएंगे, यानी 36 आएगा। यहां पर 6×5 है तो 5 एक और आ जाएगा, यानी 36×5। मैं पूरा पूरा नहीं लिखता हूं जनरली, उससे क्या है बहुत हेल्प हो जाती है कैलकुलेशन को इजी वे में करने के लिए।
अब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छका 30, 30 से डिवाइड करेंगे, 5 छका 30, नीचे 6 बचेगा, फिर वो 6 से डिवाइड कर देगा, एक 6 आ जाएगा, 36 तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब एक चीज देखो, ये टाइम है, हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इस डिस्टेंस को कवर करते हैं इस और इस स्पीड से, तो टाइम कितना लगता है, 11 आवर, 11 आवर। यहां उन्होंने दे रखा है कि कितना टाइम लगता है, 33 आवर, घंटे। अब आप एक चीज को देखो कि हमारे हिसाब से 11 लगते हैं, उनके हिसाब से 33, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यानी कि हमने जो यूनिट मान रखी है, अगर एक मान रखा है तो उसका 3 गुना आंसर होगा, 3 गुना रियलिटी होगी। तो यानी कि इसका अगर डिस्टेंस चाहिए हमें, कुल दूरी, तो इसका अगर 3 गुना कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। रीजन क्या है, देखो आप, हमने 30 से क्या किया था, इस नंबर को डिवाइड किया था, ठीक है, इस नंबर को डिवाइड किया था दूरी मान के। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर, पहले आधे भाग को 30 किलोमीटर, यानी ये आधी डिस्टेंस है। फिर देखो दूसरे आधे भाग को फिर हमने 36 से इसको डिवाइड कराया था, यानी ये आधा ही तो था। तो यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। अब ये डिस्टेंस आ गई पूरी, समझ में आ गई बात, बस यही इसमें थोड़ा सा होता है। अब आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, 5 नहीं 15, दूना 30, 36 तिरका 108 और एक जीरो, ये आंसर हो गया आपका डिस्टेंस। समझ में आ गई बात, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी से 3 गुना तेज कार करता है। यदि बी किसी कार को अकेले 244 दिनों में कर सकता है, और ए और बी उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कुल मिला के कह रहा है कि इन दोनों की इफिशियंसी दे रखी है, बी के नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, ए और बी अगर मिलके करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। बहुत सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। ए और ए बी मिलकर करेंगे तो इफिशियंसी क्या बनेगी, ठीक है। तो ए क्या है, 3 गुना तेज कार करता है, यानी कि इसकी इफिशियंसी जो है ये 3 है, ये 1 है। और बी के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो भी दे रखे हैं 244, ये नंबर ऑफ डेज, ठीक। अब यहां पर क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं जनरली क्वेश्चंस में, हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, ठीक है। और बस उसी उसी से फिर हमारा आंसर आ जाता है, डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालते हैं। अब यहां पर हमें टोटल वर्क गिवन नहीं है, राइट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि टोटल वर्क आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि किसी एक बंदे की, पर्टिकुलर एक बंदे की, बी की इफिशियंसी भी गिवन है, उसका नंबर ऑफ डेज भी गिवन है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप तो उसके टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, यानी 244 टोटल वर्क आ गया। अब हम इसमें बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें, तो ये 3 की स्पीड से काम करेगा, ये 1 की स्पीड से, दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी स्पीड से काम कर लेंगे, 4 की स्पीड से। यानी टोटल वर्क को अगर 4 की स्पीड से करवाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, 61 डेज। कुछ भी डिफिकल्ट है इसमें, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आई। क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी ज्ञात कीजिए। ये सक्सेसिव मतलब उसका क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा आई थिंक, ठीक है। ए प्लस माइनस बी, ये सारे परसेंटेज में होते हैं, प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। ये फार्मूला यूज करते हैं। अब इसी की जगह पर रख देते हैं क्या, कि लंबाई चौड़ाई दोनों में 16% की कमी हो रही है, -16 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 16 इंटू 16 करेंगे तो 256 हो जाएगा। डिवाइड से 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब ये कितना हो गया, माइनस का 32 प्लस का 2.56, 32 से 2 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 0.6 घटाना है तो इसको क्या कर देंगे, 29 प्लस 1 पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 0, यानी कि पॉइंट 100 से 0.56 घटाना है तो आंसर क्या हो जाएगा, 29.44। यही आंसर है आपका। चलिए समझ में आ गई बात। अच्छा डीआई का क्वेश्चन आ गया है, चलो भाई डीआई का अटेम्प्ट करते हैं। डीआई में आप एक चीज याद रखो कि डीआई में जब भी आप काम करने जाओ तो डीआई में सीधे आप क्या कहते हैं क्वेश्चन पर जाओ। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर आप उस चीज को पढ़ो, अदरवाइज उसमें टाइम मत वेस्ट करो, कोई जरूरत होती नहीं है। वैसे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई 4 कंपनियों में, देखो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, दी गई 4 कंपनियों में किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है। हमें क्या निकालना है, लाभ अनुपात।
अब निकालना कैसे, ये उसने यहां पर दे रखा है, लाभ अनुपात बराबर लाभ बटे निवेश, लाभ बटे निवेश, चार कंपनियां डी सी बी ए, ठीक है। तो पहले डी का देख लेते हैं, तो डी का लाभ अनुपात क्या बनेगा, लाभ अनुपात बराबर लाभ बटे निवेश, लाभ 4.4 बटे निवेश कितना है 4.4। डी के बाद सी का कितना बनेगा, लाभ प्रॉफिट कितना है 2.3, इन्वेस्टमेंट कितना है 2.3, बी का कितना है प्रॉफिट 8.8 अपॉन 4.2, ठीक है। और इसके बाद है आपका ए का प्रॉफिट कितना है 10.5 अपॉन ये कितना है 2.1, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा, लगभग ये 5 बार जा रहा है पूरा। तो आप देखो किसका सबसे बड़ा रेशियो है, सबसे बड़ा रेशियो ए का है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि सबसे अधिक लाभ अनुपात किसका है ए का, ठीक है। बहुत आसान था। अगला क्या है, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस, नाम में स्टक मत किया करिए, आप सिर्फ पढ़िए, दो ट्रेन है बस, खत्म काम। 785 मीटर और 580 मीटर दो रेलगाड़ियां हैं जो समांतर पटरियों पर क्रमशः इतनी स्पीड से चलती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा पहली रेलगाड़ी को पार करने में, कुल मिला के क्या है, पार करने में कितना समय लगेगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। देखो इसमें दो कंडीशन बनती हैं, ये जो दो ट्रेनें होती हैं वो हमेशा दो समांतर पटरियों पर ही चलेंगी, क्वेश्चन में हमेशा समांतर पटरियां होंगी, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो और चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। समझ में आई बात, ठीक है। अब पॉइंट इसमें जो याद करने वाला, मतलब समझने वाला आता है, वो ये आता है कि अगर ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो इनकी स्पीड को ऐड कर देंगे, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही तो इनकी स्पीड को माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब ये विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं तो हम इनकी स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड करके ये डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, तो ये अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस, ये अपनी लंबाई, यानी कि T1 प्लस T2, इनकी जो खुद की लंबाई होती है बस उसी लंबाई को बराबर करके इनकी स्पीड से मतलब ट्रेवल करा दो, डिवाइड करके ट्रेवल करा दो, वही दूरी ये कवर करती हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं, मतलब कि कोई अलग दूरी को निकालनी होती, बस यही करना होता है। तो चलो देखते हैं। तो एक ट्रेन की लंबाई 785, दूसरे की 580, जोड़ने की कोशिश करते हैं, कितना आ जाएगा 5 8 दूनी 16 और 7 5 12 13, 1365 मीटर है ये, 1365 मीटर, ठीक है, 1365 मीटर। इतनी डिस्टेंस हमें ट्रेवल करानी है, किस स्पीड से 122 112। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, तो कितना बनेगा 100 200 22 और 12 34, तो 234। अब इसको 234 को हम ऐसे क्यों नहीं रखेंगे, आप देखो ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में, राइट, कटेगा नहीं, यूनिट बैलेंस नहीं है, तो यूनिट बैलेंस करने के लिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 5 9 6 को 54, 2 से काट देंगे तो 13 आ जाएगा, 13 इंटू 5 करके इसे रख लो यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड करने में आसानी होगी। कर लेते हैं, चाहे 13 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 5 से, 5 मतलब डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तीन 15, 13 से कर लो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 21 सेकंड आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके एसआई में क्या कहते हैं, हमेशा क्वेश्चन जो है किसी भी सेट में आप देखिएगा, एक एपी से एक जीपी से दो क्वेश्चन जरूर बने, और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है, मात्र एक क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा, और उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, जीपी के तो स्पेशली बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, ठीक है। दी गई गुणोत्तर श्रेणी का हमें योगफल चाहिए, तो ये सीरीज है, इसका योगफल चाहिए, ठीक है। तो इसका योगफल का फार्मूला क्या हो जाता है, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। आप इसको ना भी सॉल्व करो, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये सारे इक्वल हैं, दिख रहा है, और वैसे भी ये रहते हैं, मतलब आप आगे वाले सेटों में भी देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, आप ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अब हमें a चाहिए और r चाहिए। r क्या है, जो AP में d था वही इसमें r है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। r क्या है, कॉमन डिफरेंस। लेकिन जीपी में क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि
पहले पद में कुछ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दूसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज इसमें निकालते हैं। तो इसमें r क्या होता है, r ऐसे निकलता है कि दूसरे पद से पहले पद को डिवाइड कर दो, यानी कि 9/49 डिवाइड करेंगे 9/7, तो अपॉन में रखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9/7 होगा, तो 7/9, राइट। 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 7 नीचे आ जाएगा, तो 1/7 आपका r आ गया, ठीक है। और a आपका गिवन है, a कितना है, पहला पद तो यही है, तो बस रख देते हैं क्या 9/7, इसको एज इट इज रहने दो 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है। और अपॉन 1 माइनस कितना है r 1/7, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6/7, ठीक है। तो ये अपॉन मतलब ये अपॉन में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/6, तो 7 से 60 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 53, तो आंसर में 3/2 आना चाहिए आपका, 3/2। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ता है। अब ये क्या है, इसमें क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये टेबल दी है, डायरेक्शन 23 मतलब 23 और 24 क्वेश्चन है, मतलब फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, स्टडी द टेबल केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस ही दिए हैं, तो मैंने कहा डीआई में वैसे भी आप सीधे क्वेश्चन पर आओ। आगे बढ़ते हैं, क्या है, दिए गए महीनों में खेत में उत्पादित मिर्च की कुल संख्या, तो महीने तो भाई पीछे दिए गए, हमें पीछे जाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो निकालना क्या है, हमें मिर्च निकालनी है, मिर्च की कुल संख्या, ठीक है, दिए गए महीनों में, तो यानी जितने भी महीने दिए गए होंगे उनमें मिर्च की कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। चलो देखते हैं कहाँ है, ये है महीने, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने। ये है प्याज, ओनियंस, टमाटोज, ब्रिंजल्स, बैगन, चिलीज, ये चिलीज हैं। अब इसको आपको ऐड करना है, ये कितना है, ये सही से दिख रहा है आपको, मैं लिख देता हूँ 230, ठीक है, 250 और 255, 255 और 264, 264, 267, 267 और 272, ये हैं आपके, ठीक है। ये 6 महीने थे, 6 महीनों में ये चिली का प्रोडक्शन है, इसको ऐड करना है, बस वही आंसर आ जाएगा, तो ऐड कर लो। तो मैं फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 2 2 है 6 बार, तो यानी 1200, ठीक है। ये 2 2 2 2 2 1200 हो गया, 100 के प्लेस पर था 1200, एडिशन भी मैं समझा दूंगा एक दिन, ठीक है। फिर ये क्या होगा, 5 3 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 और 7 7 5 12 32, 32 मतलब 320, है ना। 5 4 9, 7 2 9 18, तो आंसर क्या आ गया 8 3 5 1 1538। क्या उधर आ रहा है 1538 किसी ऑप्शन में, 1538 1538, हाँ ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च और अप्रैल के महीने के दौरान खेत में उत्पादित सब्जियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल में सारी सब्जियों के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है, मार्च अप्रैल के महीनों के दौरान खेत में उत्पादित सब्जियों की कुल संख्या। तो चलो वापस चलते हैं फिर, मार्च और अप्रैल, ठीक है, याद रखना मार्च और अप्रैल, ये है मार्च, ये है अप्रैल। अब इसमें ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, और फिर इसके बाद में इन दोनों को ऐड कर देना है। समझ में आ गई बात। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही ऐड करने की कोशिश करिएगा, कैसे, एक यानी कि 100 200 300 2 500 एक 600, तो ये 600 हो गया, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा, 7 70 है, मतलब 8 7 15 150, और 20 170 मतलब 17, 8 7 15 2 17, 17 5 22, 22 5 27 मतलब 270, 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, ये बन जाएगा आपका, मैंने मार्च का एडिशन कर दिया 3 9 8। अब आप अप्रैल का और एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है। कहिए तो मैं यूनिट से एक बार आंसर निकाल देता हूं आपका, इसकी यूनिट मैं सिर्फ ले लेता हूं अप्रैल की, 2 5 2 7, 7 6 13, 13 4 20, 20 2 22, यानी कि 2 आएगा लास्ट में, लास्ट में 2 2 आएगा ना, मार्च और अप्रैल का ही तो निकालना था, 5 2 7, 7 6 13, 13 4 17, 2 19 है, सॉरी 19, ठीक है, यानी कि 9 आएगा। तो 9 और 3 को आप जब जोड़ोगे यूनिट में तो आंसर क्या आएगा 12, यानी 2, यानी कि यूनिट डिजिट क्या बननी चाहिए ऑप्शन की 2, बन रही किसी की,
दो की बन रही है, फंस रहा है, आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ HW, मतलब आप मुझे करके बताइएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बाल्टी में 15-16 के अनुपात में एक तरल A और B है, 124 लीटर का मिश्रण है, बाहर निकाला जाता है और इसे 124 लीटर B से भर दिया जाता है। मतलब एक बार हम 124 लीटर निकाल रहे हैं और फिर एक बार अगली बार जो है वो 124 लीटर हम भर भी दे रहे हैं, लेकिन किससे? निकाल A और B दोनों रहे हैं, लेकिन भरते समय हम सिर्फ B को भर रहे हैं, A को नहीं भर रहे हैं, ठीक है। बस यहीं से चेंजेस आते हैं, इसी में क्वेश्चन बनता है। अब जो रिजल्टेंट रेशियो बन जाता है वो 9:10 का बन जाता है। क्या बन जाता है? 9:10 का। अब इस क्वेश्चन आप एक चीज समझो कि जैसे ये बाल्टी है, इसमें कोई एक मिक्सचर भरा हुआ है, ठीक है, कोई एक मिक्सचर भरा हुआ है। मान लो कि A और B भरे हुए हैं, ये 5 और 4 के अनुपात में। अगर मैं इससे कुछ भी क्वांटिटी में मिक्सचर निकालूं बाहर, कुछ भी क्वांटिटी में, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? वो हमेशा 5:4 के रेशियो में ही निकलेगा। समझ में आई बात? वो किस रेशियो में निकलेगा? 5:4 के रेशियो में। आप कितना भी मिक्सचर इससे निकालो, पॉइंट में निकालो, किसी क्वांटिटी में निकालो, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, वो हमेशा इसी रेशियो में निकलेगा। समझ में आ गई बात? यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। समझ में आ गई बात? चल आगे देखते हैं किस रेशियो में है ए और बी, ठीक है, 15 और 16। अब इससे हम कोई भी अगर हम चीज निकालेंगे, कितनी भी क्वांटिटी निकालें, तो वो सेम रेशियो में निकलेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो कितना निकाला हमने? 124। तो 124 निकाला है, तो इसकी कितनी क्वांटिटी से निकलेगा? तो इसको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। 16 15 31, डिवाइड किया, 31 चौके 4, तो 15 के हिसाब से ये कितना निकलेगा? 60। ये कितना निकलेगा? 16 चौको 64, ये 64 लीटर निकला। तो निकालने वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब बोल रहा है कि इसे 124 लीटर बी से भर दिया जाता है। अब 124 लीटर इसमें भरा जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? तो ये आ जाएगा प्लस का 60, ये आ जाएगा माइनस का 60। समझ में आ गई बात? अब जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 9:10, 9:10। अब इसमें आप सिंपली ये वाला फंडा अप्लाई कर दो, आपने ये बहुत किया होगा। 15x माइनस 60, 16x प्लस 60 इज इक्वल टू 9/10। किया है कि नहीं किया है? कि रमेश जो है उसकी इनकम 5 और रमेश और सुरेश की इनकम 5-4 के रेशियो में है। एक इतना बचाता है, दूसरा इतना बचाता है, और उनके खर्चे का रेशियो इतना हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर लेते हैं उसको रेशियो में कन्वर्ट करके। तो बस कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये? 150, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 600, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 नमैया 144x, और ये कितना आ जाएगा? 9 का 54, 540। इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इधर ये घटेगा कि 144, तो 6x, इधर ये जाएगा तो जुड़ेगा 6 5 1140, है ना। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 कम 6 5 6 9 54, 190। x की वैल्यू कितनी आ गई? 190। तो हमसे पूछ क्या रहा था? शुरू में तरल b की मात्रा। तो बस x 16x थी, यानी कि रेशियो जो होता है उसमें क्या होता है कि एक फैक्टर हटाते हैं, मतलब पहाड़ा जो कॉमन होता है वो हटा देते हैं, तो उसको अननोन मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम कंसीडर कर लेते हैं कि x है। तो यानी कि 190 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 16 नमैया 144, तो 14 आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 और 14 30, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? एक तरीका और आप कर सकते थे इसमें, क्योंकि देखिए लास्ट में 16 से मल्टीप्लाई होना ही होना है, तो जो नंबर 16 से डिवाइड होगा ना, तो 16 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट के 4 डिजिट, वही आपका आंसर दे देगा। तो ये देखो 16 से डिविजिबल होगा, 16 एकम 16, 14, 16 नमैया 144 आ गया। तो आपको अगर नहीं आता था तो आप इसकी डिविजिबिलिटी भी चेक करके आंसर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऐसा वैसा ये सब है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? कंपनी सी का लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है? कि उसका प्रॉफिट कितना है। तो सी का प्रॉफिट हमें चाहिए। सी कहाँ है? ये है। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है कि जितना प्रॉफिट हुआ है अपॉन में जितना इन्वेस्ट किया है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है सी को? प्रॉफिट हुआ 2.3, इन्वेस्ट कितना किया? 2.3। बहुत अच्छी बात है, यानी कि 100% का प्रॉफिट हो गया उससे। तो आंसर क्या हो गया? 100% प्रॉफिट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या निकालना है? कंपनी डी के कारोबार का कितना प्रतिशत कंपनी सी का लाभ है? कंपनी डी के कारोबार का कितना प्रतिशत कंपनी सी का लाभ है?
तो कंपनी डी का कारोबार, कारोबार मतलब टर्नओवर, कारोबार मतलब टर्नओवर, तो कंपनी डी का कारोबार 8.8, कंपनी डी का कारोबार 8.8, और उसका कितना प्रतिशत सी का लाभ है, तो सी का प्रॉफिट कितना है 2.3। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, पर इसको आप अप्रोक्सीमेट कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर दूर। ठीक है, पॉइंट तो आप हटा ही लो, 11 से डिवाइड कर दो, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22। अब इसमें ये मत कहना सर 23 था तो इसको 22 कैसे कर दिया, मैं फिर बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट कर लो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब ये आ गया 11 दूनी 22। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो ऊपर आ जाएंगे, तो डिवाइड कर लो, 8 दूनी 16, 4 आ गया, 8 45, लगभग 25% से ऊपर की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने रिड्यूस किया था, है ना, तो 26 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत वियर्ड आंसर दे रखा है, इतना भयंकर। खत्म हो गया क्या? आई थिंक खत्म हो गया। चलो ठीक है फिर, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको मजा आया होगा। ठीक है, आप लोग घर पर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।